Hello my dear students, let us learn today chapter number 4, the world of metals and non-metals. हम कुछ properties deal करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ metals की है. So we'll start with the first property, that is malleability. तो malleability क्या होता है? Malleability होता है the property of materials to convert themselves into thin sheets. That is, the materials can be beaten into thin sheets. Right? तो हमने metals की ना दो properties पहली क्लास में भी पढ़े थे. हमने पढ़ा था कि metals are generally hard. राइट सॉफ्ट नहीं होते मेटल्स, एक्सेप्शंस आर देयर. मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस. तो लस्ट्रस का क्या मतलब है? लस्ट्रस यानी कि शाइन, मेटालिक शाइन होती है मेटल्स में, राइट. और नॉन मेटल्स में ये शाइन नहीं रहती. ये देखिए टेबल है, टेबल 4.1. इसमें क्या करते हैं? इसमें देखिए इसमें तीन जो सब्सटेंसेस हैं उनको कंसिडर करते हैं. सबसे पहले कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है. वो क्या लस्ट्रस है? ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, हमने फिल करनी है. वो लस्ट्रस है, उसमें शाइन है या फिर नॉन लस्ट्रस है, मतलब शाइन नहीं है. हम देखेंगे कि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन नेल लस्ट्रस है. ठीक है, तीनों के केसेस में these are lustrous. Now what about hard or soft? Now you will observe that copper, aluminium and iron nail are all hard materials, right? And effect of hammering क्या होगा? इन तीनों के केसेस में when you hammer copper, when you hammer aluminium, when you hammer iron nail, they tend to flatten. Okay, they tend to flatten into thin sheets, and this is what is malleability. But what about coal? What about sulfur? What about wood? What will happen when we hammer? पहले तो appearance का डिस्कस कर लेते हैं. lustrous है कि non lustrous है? You will observe that these three are non-lustrous, and L for non-lustrous. Now what about sulfur and coal in terms of hardness? Well, they are soft in comparison to metals. wood जो है वो hard होता है, but metals की तरह भी hard नहीं होता. तोड़ भी सकते हैं, काट भी सकते हैं axe से, राइट. और इफेक्ट ऑफ हैमरिंग क्या होगा? देखिए दे विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. द कोल एंड सल्फर विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. बट व्हाट अबाउट वुड? वुड के केस में क्या होगा? इट इज नीदर ब्रिटल नॉर इट विल flatten out, right? It is neither brittle nor it is malleable, that is. Okay, let us read the textbook. So materials like copper, aluminum and iron are known as metals, जबकि coal, sulfur, wood, they are non-lustrous and they are not as hard as metals. राइट. अब देखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पहले भी कह चुकी हो. अब मेटल्स हार्ड होते हैं, बट आपको पता है कुछ मेटल्स सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम. आप उसको कट कर सकते हैं विद नाइफ. सी देयर आर सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. एंड डू यू नो ऑफ वन मेटल दैट इज एक्चुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आप पढ़ भी चुके हैं इस बारे में. मरकरी है ना, टेम्परेचर वाले चैप्टर में पढ़ा था क्लास 6 में. सो मर्करी इज an example of a metal which is liquid at room temperature. Now we'll discuss further about malleability. तो malleability की definition देखिए क्या है? Property by which materials can be beaten into thin sheets is called malleability. और ये malleability का example आपने देखा हुआ है. आप रोज इस malleability के example को प्रैक्टिस में लाते हैं जब आप एल्यूमिनियम फॉइल से अपना लंच रोटी जो है रैप करते हैं, राइट. एल्यूमिनियम फॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ malleability. और फिर सिल्वर फॉइल भी होती है कई मिठाइयों में. कौन सी मिठाई में सिल्वर फॉइल देखते हैं आप? काजू कतली. भूख लगी सबको, है ना? So malleability is a property wherein the material can be beaten into thin sheets. तो कोल और सल्फर का हमने डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट पेज में वही है that a piece of coal or sulfur does not show the behavior of malleability. In fact, it is
brittle, it breaks into pieces. Wood is neither malleable nor brittle. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करते हुए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वील डिस्कस इज अबाउट डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मतलब क्या? डक्टिलिटी मतलब है दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स. अभी देखिए, अभी आपने जो वायर्स देखे हैं वो कॉपर के हैं, एल्यूमिनियम के देखे होंगे, पर कभी आपने वायर कोल या सल्फर का देखा है? नहीं देखा. इसके पीछे भी रीज़न है क्यों नहीं देखा. आपको पता है ना, कुछ मटेरियल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं करते. इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी. तो मेटल्स वायर्स आपने और कहाँ कहाँ देखे हैं? मेटल वायर्स आपने देखे, बैंगल्स होते हैं, कुछ ज्वेलरीज में जैसे इयररिंग्स होती हैं वो वायर्स की होंगी, या फिर मेटल वायर से रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे गिटार है, वायलिन है. एंड सी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which they can be drawn into wires is called ductility. This definition is very important. देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है malleability और ductility में. Malleability means converting into thin sheets by beating the material, while ductility क्या है? Ductility is drawing into wires. D for ductility, D for drawing into wires. Drawing मतलब वो drawing नहीं है, मतलब it is converted into wires. So this property is only exhibited by metals. कोल और सल्फर के वायर्स आपने देखे ही नहीं होंगे because coal and sulfur are not ductile. Now what about sonority? Sonority is also a very important property of metal. तो sonority का मतलब है the property of materials wherein when they strike against another material they will produce a ringing sound. देखिए, अगर स्टेनलेस स्टील या कोई भी मेटल का, स्टेनलेस स्टील तो खैर एलॉय है, कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, उसकी बनी हुई चीज़ आपसे ड्रॉप हो गई फ्लोर पे या कहीं भी, तो क्या होता है? एक रिंगिंग साउंड आती है, एक वाइब्रेशन की साउंड आती है, डंग 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 डंग. तो ये जो रिंगिंग साउंड है ना, तो वो है सोनोरिटी. लेकिन अगर आप ड्रॉप कर दे रबर या फिर प्लास्टिक तो एक डल सी साउंड आएंगी, धप करके एक साउंड आएंगी, पर वो रिंगिंग साउंड नहीं आती. तो सोनोरस इज द प्रॉपर्टी एसेंशियली फॉर मेटल्स. तो मेटल्स की भी एक प्रॉपर्टी हो गई सोनोरिटी. मेलिएबिलिटी हमने डिस्कस किया, डक्टिलिटी हमने डिस्कस किया, अब हमने डिस्कस कर लिया सोनोरिटी भी. सोनोरिटी का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. मेरे पास है एक स्टेनलेस स्टील स्पून और एक रबर. तो मैं क्या करूँगी, आई जस्ट ड्रॉप इट डाउन माई टेबल. तो देखते हैं कैसा साउंड होता है, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं. राइट, आई एक रिंगिंग साउंड, और ये रिंगिंग साउंड इज स्पेसिफिक फॉर मेटल्स. नाउ व्हाट अबाउट दिस रबर? व्हेन आई ड्रॉप इट व्हाट विल हैपन? एक डल सी साउंड आई. राइट, so you can understand that metals are sonorous, right? So let us read. Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a coin is dropped on the floor? How is it different from the sound produced when a piece of coal or wood is dropped on the floor? Well, when a piece of coal or wood is dropped on the floor, the sound will be dull in comparison to the metal spoon, which will produce a ringing sound. Now, let us go to the next page. So, the property of metals that enables them to produce a ringing sound is called sonority, and metals are said to be sonorous in nature. Now we'll discuss another property, and that is conduction of heat in metals. Right? Conduction मतलब क्या? अपने में समा लेना. मतलब क्या? Transfer of heat from one part of the material to another part of the material is what is conduction. Now metals are said to be generally good conductors of heat, and those which are not good conductors of heat are poor conductors of heat. Now you must have observed in your kitchen the kitchen utensils. What are they made up of? या तो एल्यूमिनियम के, या स्टेनलेस स्टील के, या कास्ट आयरन के. तो वैसे मटेरियल्स क्यों हैं? क्योंकि हीट कंडक्ट करनी है, फूड कुक करना है ना, तो फूड में हीट कंडक्ट करनी है. लेकिन जो हैंडल्स हैं वो क्या मेटल के ही तैयार है? नहीं ना, मेटल से तैयार नहीं है ना.
वुडन होते हैं, राइट। तो ये जो वुड है क्यों मेटल्स क्यों नहीं है हैंडल में? क्योंकि हमें खुद को नहीं जलाना ना, वी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो हम अगर मेटल्स पे हाथ दें जो ऑलरेडी गर्म है तो हाथ तो जल जाएगा। तो इस वजह से गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट को कभी हैंडल्स के तौर पे यूज़ नहीं करते, वी यूज़ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट इंस्टेड, लाइक वुड। I hope it is clear. So have you ever observed the vessels used for cooking in the kitchen? You might have noticed that the vessels used for heating are made of metals. Now there is an investigative activity wherein what you have to do, you have to take a glass and pour hot water into it, and into that glass you have to take 2 spoons. One spoon is made of wood, another spoon is made of metal spoon. देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है? अब हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द स्पून गेट्स हॉटर। तो क्या लगता है आपको, मेटल स्पून हॉटर होगा या वुडन स्पून हॉटर होगा? कौन कंडक्ट करेगा हीट? यस राइट, मेटल स्पून कंडक्ट करेगा हीट ज़्यादा इन कंपैरिजन टू वुडन स्पून। तो यहाँ पे अगर टिप पे आप टच करेंगे ना, अगर टिप पे आप टच करेंगे मेटल स्पून के, दैट विल बी मोर हॉट देन द वुडन स्पून विच इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल स्पून इन कंपैरिजन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट, इस पैराग्राफ में देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट from one point to another point of a material is called conduction, and the materials that transfer heat are called conductors. So metals are conductors, right? Metals are not only conductors, they are good conductors of heat. So एक और क्वेश्चन रह गया हमारा, which of the spoon gets hotter हमने कर लिया था। एक और क्वेश्चन था, what does this experiment tell us about heat transfer along the 2 spoons? Well, the experiment tells us that heat transfer takes place more efficiently in the metal spoon rather than the wooden spoon. So metal spoon is a good conductor of heat while wooden spoon is not, right? So based on the observation, इस पैराग्राफ में आ गए हम, based on the observation one can say that metals are good conductors of heat whereas wood is a poor conductor of heat. Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking and their handles are made with wood or other material that do not conduct heat. इसके बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं विच इज़ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है आप सबने, राइट? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मटीरियल टू अदर पॉइंट ऑफ द मटीरियल, राइट? आर यू अ गुड कंडक्टर of electricity? Yes, you also are a good conductor of electricity. Have you ever seen an electrician using a screwdriver? देखिए स्क्रूड्राइवर आप सबने देखा ही होगा। तो स्क्रूड्राइवर के 2 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। एक तो पार्ट होता है हैंडल का, जिससे हम हैंडल करते हैं स्क्रूड्राइवर को, और एक पहले सामने वाला पोर्शन होगा जो कि मेटल से बना होगा, जो कि कंडक्ट करता होगा इलेक्ट्रिसिटी। नाउ देखिए हैंडल का पार्ट प्लास्टिक का बना होता है मोस्टली, नोटिस किया होगा, मेटल का नहीं बना होता। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको शॉक लग जाएगा अगर हम स्क्रू ड्राइवर के साथ काम करें और बाय चांस अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर गई थ्रू द हैंडल टू आवर बॉडी, दैट विल कॉज शॉक टू अस, इलेक्ट्रिक शॉक जिसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली हैंडल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बना होगा, राइट? और आपने इलेक्ट्रिशियन को जब काम करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं, शूज़ का यूज़ करते हैं विद रबर सोल्स। रबर क्या है? रबर भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाइल मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अगेन वी हैव एन ऑब्जर्वेशन टेबल टू फिल। तो हमने चैप्टर 3 जब डिस्कस किया था ना, तो हमने एक टेस्टर वाला एक्सपेरिमेंट किया था, याद है? तो ये भी वही एक्सपेरिमेंट है, करना वही है, आपको सेल को लैम्प के साथ कनेक्ट करना है और टेस्टर मटेरियल के तौर पे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेस्ट करने हैं कि लैम्प ग्लो कर रहा है कि नहीं उन ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके। तो देखिए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, तो उसमें उस केस में क्या होगा? बल्ब विल ग्लो और नॉट? बल्ब विल डेफिनेटली ग्लो,
Why? Because aluminium being a metal is a good conductor of electricity. C for conductor. Iron nail, again bulb glows in this case because iron nail is also a good conductor of electricity. Now what about lump of sulfur? In that case bulb will not glow. Why? Because sulfur is a poor conductor of electricity. So the bulb will not glow in this case. Now let us read important points of the textbook. Materials that allow electricity to flow through them easily are called good conductors of electricity, while materials that prevent the bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are poor conductors of electricity. This being a very important paragraph. So now we can understand that the plastic covering on screwdrivers and rubber gloves, what they do, they protect the electrician from electric shock because these materials are पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ ली मेटल्स की. मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस, मेटल्स आर malleable, they are ductile, they are good conductor of heat, they are good conductor of electricity too. Hello my dear students, let us learn today the effect of air and water on metals such as iron, on metals which are not iron, and on materials that are not metals. And also we'll learn about the utility of non-metals in our daily life. So let us start with the effect of air and water on iron. So we have here three experimental setups. I hope you can see 4.4a figure wherein a thread is tied to one end of a nail, right? And what is happening over here? This particular thread and the nail is then put into a glass bottle and then it is just closed. Okay? तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सिलिका जेल भी प्रेजेंट है एंड यू नो दैट सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई, राइट? इट एब्जॉर्ब्स ऑल द मॉइस्चर. सो इसका मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर ग्लास बॉटल में देयर इज एयर प्रेजेंट but there is no water present. So this figure 4.4a is an experimental setup where the iron nail is exposed to air alone. Now let us go to figure 4.4b. अब इस सेटअप में क्या है? देखिए आयरन नेल है, एक एंड ऑफ द थ्रेड से उसको बांधा गया है जैसे कि पहले सेटअप में था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें आप देख सकते हैं पानी है, यहाँ पे वाटर है इस लेवल तक और उसके ऊपर क्या है? ऑयल है. यू नो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. All of you have studied that, right? So oil, what it does, it cuts off the air supply, the air present over here. It cuts off the air so that the iron nail is now exposed to water alone, but not air. So the experimental setup 1 was such that iron nail was exposed to only air, and the experimental setup B or the second one is such that the iron nail is exposed to water alone. Now what about the third setup? थर्ड सेटअप में क्या करते हैं ना, हम आयरन नेल को एक्सपोज करते हैं वाटर और एयर दोनों के साथ. तो क्या हो रहा है? हमने देखिए पानी लिया, पानी को क्या किया? आयरन नेल का आधा जो पोर्शन है वो उसमें डिप कर दिया, ठीक है, और यहाँ का जो एयर है उससे भी एक्सपोज्ड हो रहा है आयरन नेल. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड वाटर आफ्टर अ फ्यू days you will see that this will create brown deposits on the iron nail, right? And this is called rusting. The brown deposits that you have on the iron nail upon exposure to air and water is rusting. So here you have an observation table जहाँ पे क्या फिल करना है कि सेटअप ए में इसी पर्टिकुलर सेटअप्स को हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करना है कि सेटअप ए में क्या था? प्रेजेंस ऑफ वाटर? नो, देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर बट देयर वाज प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट? तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? क्या रस्टिंग होगी? नहीं, रस्टिंग तो नहीं होगी, राइट? नाउ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन बी was there, yes. Presence of air was there in setup B? No, it was not there. What will be our observation? That rusting does not occur. Now in the setup C, presence of water and presence of air
both are there, that is water and air together, they will form rusting. So yes, our observation will be that brown deposits are formed. तो observation table हो गया पूरा. अब चलते हैं, रीड करते हैं. It is observed in glass bottles A and B that the iron nails do not show any brown deposits. Right? So what does this observation indicate? यानी कि जो brown deposits है, जो discoloration है, वो तब तक नहीं होगी जब तक सिर्फ water alone react करेगा iron nail से या air alone react करेगा. ये combination है, water और air दोनों ही essential है for the brown deposits to occur. So the presence of both water and air is essential for the deposits to develop, right? And the brown deposit that develops is called rust. And the process of formation, this is important, the process of formation of rust on objects made of iron is called what? It is called rusting. और rusting से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है. जो आयरन स्ट्रक्चर्स है ना, वो बार बार क्या करते हैं, डिटोरिएट करते हैं, और उनको बनाने में, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत पैसा जाता है. तो रस्टिंग को प्रिवेंट भी करना चाहिए, है ना. तो उससे पहले देखिए करोशन की डेफिनेशन कर लेते हैं. ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल सर्फेसेस कॉज्ड बाय एयर, water or other substances is called corrosion. तो corrosion किसी भी मेटल के साथ हो सकता है. आयरन के रिस्पेक्ट में particularly the term is called rusting, and the rusting of iron must be prevented, right? Now how can we prevent that? We can prevent that by either we can paint, we can oil, we can grease or apply a protective layer of zinc metal on iron, जिसको कहते हैं galvanization. ये हम बाद में पढ़ेंगे higher grades में. Now let us learn the effect of air and water on other metals, मतलब जो metals iron नहीं है. Here we have taken the example of magnesium. देखिए हो सकता है most probably your teacher will take you to the laboratory and demonstrate this experiment. This is a very classic experiment. तो इसमें क्या करना है, पूरा मैं रीड करके नहीं बता रही बिकॉज आई नो यू ऑल आर वेरी गुड रीडर्स. तो करना क्या है, आपने मैग्नीशियम रिबन लेनी है, उसको कट करना है. मैग्नीशियम जो है वो रिबन फॉर्म में आता है, देखना आप, आपके टीचर्स दिखा देंगे. तो वो रिबन को कट करना है लगभग ये 3 से 4 सेंटीमीटर का, और फिर क्या करना है, टोंग से पकड़ना है, और टोंग से पकड़ के क्या करना है, बंसन बर्नर की ओर आपको उसको ले जाना है जिससे वो बर्न करने लगे. मतलब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री के हिसाब से, केमिस्ट्री के एंगल से देखिए क्या हो रहा है. मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बर्न कर लिया. अब जो पाउडर बनाया ना, उसको मैंने एक पेट्री प्लेट या चाइना डिश में कलेक्ट कर लिया. अब क्या करना है, अब मेरे को लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट तो करना आता है, आप सबको आता है, राइट. अब हमें टेस्ट करना है ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है, आर दे एसिडिक और बेसिक. तो इसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज करेंगे. डू यू रिमेंबर द रिलेशनशिप, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे. उससे पहले क्या करना है, आपका मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड है वो पाउडर फॉर्म में है ना, अभी आपको थोड़ा सा हल्का सा वार्म वाटर देना पड़ेगा. क्या करेंगे, अभी हो जाएगा क्या फॉर्म, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब टेस्ट करेंगे बाय डिपिंग द लिटमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन. नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, आराम से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. ब्लू लिटमस पेपर एज इट इज है, राइट. ब्लू लिटमस पेपर को देखिए एज इट इज है, ब्लू लिटमस इज ब्लू. जबकि रेड लिटमस पेपर का क्या हुआ, रेड लिटमस इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, इट इज कन्वर्टिंग इनटू ब्लू. तो रिमेंबर, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि हमारा जो ये जो सोल्यूशन है वो है क्या, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. वो ऑब्वियसली बेसिक है क्योंकि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. I hope it is clear. So always remember that oxides of metals are basic in nature generally. I am
always using the word generally because science में exceptions are always there. अगर आज डिस्कवर नहीं हुआ कभी बाद में डिस्कवर हो जाएगा, पर एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि दिस इज सो एंड दिस इज इट. तो साइंस इज एवर इवॉल्विंग माई डियर स्टूडेंट्स. हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ और प्रूव हो जाए, कोई और एक्सेप्शंस निकल आए. सो विल ऑलवेज यूज द वर्ड जनरली. ओके, सो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर basic in nature. So this is what you should understand. And also one more point, you know that sodium metal is very vigorous, right? It reacts vigorously with oxygen and also with water. So a lot of heat, it's an exothermic reaction, lot of heat is generated in the reaction. तो सोडियम को क्या करते हैं हम? सोडियम को केरोसिन में डाल के रखते हैं. See, storing sodium in kerosene prevents its exposure to moisture and air. So can you predict the nature of its oxide? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. Remember, generally oxides of metals are basic in nature. Now we'll go on to the next topic, which is substances that behave differently from metals in air and water. तो देखिए यहाँ पे सल्फर का एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं डीफ्लैग्रेटिंग स्पून. कुछ हद तक आपका जो लैडल होता है ना, वो दाल बनाने का लैडल ऑलमोस्ट वैसा है, जिससे आपके हाथ जो है वो जले नहीं एक्सपेरिमेंट करते वक्त. तो इसका ध्यान रखते हुए स्पून बनाया गया है. तो करना क्या है, सल्फर को डालना है इस पोर्शन में, राइट. यहाँ पे सल्फर को डालना है और उसको बर्न करना है. और बर्न करते हुए जब थोड़ा सा स्मोक निकलने लग जाए तो करना क्या है, एक ग्लास जार में इसको रखना है. फ्यूम्स निकल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हेजी हेजी सा है. ग्लास जार में आपको पुट करना है ये स्पून और लिड से ढक देना है. तो यहाँ पे फ्यूम्स जो है वो इकट्ठा हो गए. किस चीज के फ्यूम? अगेन लुक एट इट विद एन एंगल ऑफ केमिस्ट्री. तो क्या हुआ यहाँ पे, सल्फर reacts with oxygen to form sulfur dioxide. तो ये किस चीज का गैस है? ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है. तो अब क्या करना है, 3 से 4 मिनट हो गया, गैस कलेक्ट हो गई. अब लिड को थोड़ा हटाना है, थोड़ा पानी डालना है और फिर से वापस लिड को अभी प्लेस कर देना है उसी पोजीशन पे. अब क्या होगा, अभी गैस जो है वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो वुड यू ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक और बेसिक? करना क्या है, आपको वही करना है, आपको वो सोल्यूशन लेना है पानी वाला और फिर टेस्ट करना है. ठीक है, पानी में क्या है, अभी क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड. ये सब आप बाद में हायर क्लासेस में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. विद रिएक्शन, विद नोटेशन, आई विल एक्सप्लेन इट ऑल, डोंट वरी. जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज अ रिएक्शन wherein sulfur dioxide is reacting with water and another new product is forming, which is sulfurous acid. Now we have to test whether the sulfurous acid is acidic or basic. See, सल्फ्यूरस एसिड के वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, एसिड है या बेसिक है, राइट. आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो ऐसे ही बता दोगे, बट फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए बता देती हूँ. रिमेंबर, acids turn blue litmus red, bases turn red litmus blue. Now, इस केस में क्या हुआ है, कहाँ पे चेंज आई है, रेड लिटमस में कोई चेंज आई है? नहीं, कोई चेंज नहीं आई. लेकिन ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया, ब्लू लिटमस इज कन्वर्टेड इनटू रेड. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि क्या, सल्फ्यूरस एसिड इज एसिडिक इन नेचर, राइट. So this is how experiments are done. So look at over here in this paragraph, substances like sulfur and phosphorus. अब ये पैराग्राफ क्या कर रहा है ना, आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश करवा रहा है उनके प्रॉपर्टीज को. तो क्या है, सल्फर एंड फॉस्फोरस दे बिहेव डिफरेंटली विद एयर एंड वाटर देन मेटल्स. यू हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड, राइट. सो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर इजीली व्हेन एक्सपोज्ड टू air. And also these substances like sulfur and phosphorus, they are soft. Okay, one by one we'll take up the property. They are soft. Second point, they are dull in appearance. लश्चर है, लश्चर नहीं है. Third point, they are neither malleable nor ductile. Not malleable, not ductile. Right? याद है क्या है malleability? Malleability मतलब property of converting material into sheet. Ductility मतलब property of material wherein the material can be drawn into
wires, right? And also materials or substances like sulfur and phosphorus, they are not sonorous. Remember what is sonority? पिछले क्लास में पढ़ाया था sonority मतलब क्या? मतलब एक सब्सटेंस जब उस मटेरियल के साथ कंटैक्ट में आती है, when it is striked or beaten against another substance, it will produce ringing sound. In this case there is no sonority, मतलब in this case there will be no ringing sound. And also they are poor conductors of heat, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखिए कितना उल्टा है इनका प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ. तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं नॉन मेटल्स. एंड देयर ऑक्साइड्स आर आल्सो व्हाट? देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. रिमेंबर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. सब कुछ उल्टा है. तो मेटल्स का पता है तो नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी आपको पता है. अगर क्वेश्चन आया डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप आराम से टेबल बना देना और टेबल में एक जगह प्रॉपर्टीज को मेंशन कर देना और क्या करना है, येस नो करके बहुत सुंदर सा टेबल बन जाएगा. जब क्वेश्चंस लेंगे ना इसके रिगार्डिंग तब मैं आपको करवा दूंगी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस में, ठीक है. And then this is a very important paragraph. Some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. And please do not confuse non-metals with plastic, wood. These are not metals, but these are also not non-metals. How? देखिए एलिमेंट्स का कंसेप्ट आपको बाद में आप और क्लियर हो जाएगा क्लास 9 तक. बट एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको मैटर क्या होते हैं वो क्लियर है, राइट? मैटर इज एनी सब्सटेंस हैविंग मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस. आप खुद भी मैटर है. आपके हाथ में जो पेंसिल है वो मैटर है, पेपर मैटर है, बुक मैटर है, टेबल मैटर है. सब कुछ अराउंड अस इज मैटर विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस. नाउ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर wherein that particular form cannot be divided into simpler substances, that is called element. ओके और वो एलिमेंट्स जो है ना दे आर क्लासिफाइड इनटू ईदर मेटल्स और नॉन मेटल्स. देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स, दीज टर्म्स आर यूज्ड particularly for the type of elements, not for materials such as plastic and wood. I hope I am clearing the confusion over here. Please do not confuse plastics and woods with non-metals. Non-metals को याद करने का तरीका क्या है, हम अपने क्लास में याद करते थे, मैं अभी भी यूज़ करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ. चॉन्स्प, CHONSP, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. तो ये सब है नॉन मेटल्स. निमोनिक डिवाइसेस बहुत काम आती है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना. तो अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ. अभी मैंने क्या क्या आपको गिनवाया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन तो क्या करता है, कार्बन तो आपका खुद का बिल्डिंग बॉडी है भाई. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग बॉडी है कार्बन, राइट? सो कार्बन इज essential, very very essential because it is the building block of all life forms. Now we come to oxygen. Obviously oxygen is important. Oxygen is important for our survival, right? Can you think of any other uses of oxygen? Think about cooking, think about supporting burning, then you will understand what are the other uses of oxygen. Okay, now nitrogen. Nitrogen is used as fertilizers. Nitrogen is essential for the growth of plants, right? And chlorine you all know is used for water purification purposes. And iodine का आपको पता है, iodine is used as antiseptic. Betadine जो है वो बहुत popular antiseptic है, which is the base of iodine in it. So I hope the lesson is clear with you. It is a very simple chapter, and in a nutshell what I am going to explain is that the properties of metals and non-metals आपको करने हैं. Malleability, ductility, hardness, softness, luster, a good conductor of heat or not, good conductor of electricity or not, what are the oxides behavior. So this all you have to study.
study. And also you have to study the effect of air and water on iron and on other metals which are not iron, and on non-metals as well. So this is what is very important in this chapter. I hope you enjoyed this chapter. Any doubt, any query, please do comment. I'm always there to help you. Happy learning students. मिलते हैं next class में. Bye bye.